हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। अब तक के हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखा, रिमाइंडर थ्योरम देखा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट टॉपिक हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स देखा, जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड रिमाइंडर मेथड दोनों मेथड से हम सॉल्व करते हैं। आज हम रिमाइंडर थ्योरम की तरह उसकी नेक्स्ट थ्योरम की बात करने वाले हैं, फैक्टर थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको नंबर में बताया था कि 15 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, ओके 3 इंटू 5 होता है। 15 इज इक्वल्स टू 3 5 15 होता है। तो 3 और 5 दोनों के दोनों उसके फैक्टर हो जाएंगे 15 के। इसका मतलब 3 और 5 15 के फैक्टर हुए, मतलब 3 और 5 15 को डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिल जाता है, यही बताया था। तो वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो हम सेकंड पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर x की वैल्यू लेकर फर्स्ट पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा हमने रिमाइंडर थ्योरम में सॉल्व किया था। फिर अगर रिमाइंडर अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है, दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर, मतलब इट इज डिविजिबल बाय दैट पॉलिनोमियल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो इसका उल्टा हमें दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम में कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, मतलब कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x हमारे पास जिसका डिग्री n ग्रेटर देन 1, मतलब या तो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 1 हो सकती है। अब देखो अगर डिग्री 0 हो गई, किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 0 है तो वहाँ तो वेरिएबल रहेगा ही नहीं बच्चों। क्या वेरिएबल रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला है। एंड a इज एनी रियल नंबर। सपोज कोई रियल नंबर है 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग। देन x माइनस ए, तो a से हमने बना x माइनस ए। देखो कैसे बन गया है, a रहेगा, अगर a है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसका मतलब x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर हो गया। कब होगा? जब p ऑफ a 0 आएगा। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था कि उस a की वैल्यू हम फर्स्ट पॉलिनोमियल में a पुट कर देते थे, x की जगह पे 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो उसका उल्टा लिखा है कि अगर p ऑफ a 0 है इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है। तो आपको अभी क्या चेक करना है कि आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मतलब p ऑफ a पुट करना पड़ेगा। a की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे अगर हमारा फैक्टर है या 0 वैल्यू आती है इसका मतलब फैक्टर है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम लगभग सेम ही है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा है। वहाँ जैसा कहा गया था उसका उल्टा यहाँ पर कहा गया। तो चलो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एग्जाम्पल 11 है NCERT का। इसमें आपको कहा गया है कि ये जो q ऑफ x है, जो q ऑफ x है x प्लस 2, क्या ये q ऑफ x इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, इतना पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इज q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। तो इससे पूछा गया है कि ये जो q ऑफ x है क्या ये इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम कैसे चेक करते हैं फैक्टर कब होगा? जब p ऑफ a 0 आएगा। कब आएगा? p ऑफ a, अगर p ऑफ a 0 आता है तब वो फैक्टर हो सकता है। तो p ऑफ a निकालने के लिए हम सबसे पहला स्टेप जो रिमाइंडर थ्योरम में करते थे, रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले क्या करते थे, जिसको फैक्टर प्रूफ करना है उसे हम 0 लेते थे। सबसे पहले क्या लेते थे, तो लेट q ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबसे पहला पॉइंट। तो हमने q ऑफ x को 0 ले लिया तो हमारा हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर प्लस 2 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ये बात भी आपको समझ में आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी इक्वेशन को हम पुट करेंगे हमारे p ऑफ x में। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन p ऑफ x। जब हम p ऑफ x में माइनस 2 पुट करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, p ऑफ x रहेगा या फिर p ऑफ माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा उसका, p ऑफ माइनस 2। क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने x की जगह पे माइनस 2 रख दिया तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 2। नहीं समझ में आ गया? x की जगह पर मैं माइनस 2 रख रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पर x रहेंगे वहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2। क्या आएगा, माइनस 2। तो x क्यूब है तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या बात समझ में आ रही है?
यहाँ तक के। -2 का क्यूब क्या होगा? -2 का क्यूब होगा -8। क्या होगा? -2 इंटू -2, कल मैंने -1 का बताया था, तो 2 का क्यूब होता है 8 और इसका आएगा -8, तो -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 4 और साइन आएगा प्लस, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 इंटू 2, अब ये माइनस है, 2 5 ज़ा 10 होता है, लेकिन साइन आएगा -10 प्लस 6। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सारे टर्म प्लस है, 8 प्लस 12 20 प्लस 6 26, जाएगा 26 माइनस 10, ये जाएगा 6। इसका मतलब P ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 आ गया। P ऑफ 6 क्या आएगा? सॉरी 16। P ऑफ -2 क्या आ गया? 16। क्लियर है यहाँ पर? P ऑफ -2 क्या आ गया? 16 आ गया। इसका मतलब 0 आया क्या? 16 आया ना, तो P ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो Q ऑफ x है इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, देयरफॉर Q ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। वो P ऑफ x का फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो वो फैक्टर बन जाता। चलो अब ये मैंने P ऑफ x में पुट किया, ये हो गया अभी हमारा, ये चेक हो गया। अब G ऑफ x को चेक करते हैं, चेक करेंगे G ऑफ x को, तो पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन G ऑफ x, तो G ऑफ -2 हो जाएगा, जैसे P का हो गया था, P ऑफ -2 हो गया था, G ऑफ -2 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, G ऑफ -2। अब 2 ऐसे का वैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 2, x की जगह पर -2 रखना है, x है यहाँ पर, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा -2 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4, लेकिन ये साइन आएगा -4 प्लस 4, क्या आ गया? 0। यहाँ पर तो 0 आ गया। इसका मतलब G ऑफ -2 क्या आ रहा है? 0। G ऑफ -2 आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर Q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ G ऑफ x। किसका फैक्टर हो गया वो? फिर G ऑफ x का फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर नहीं हुआ। क्या बात समझ में आई? सी ये सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने ऐसा ही किया था कि रिमाइंडर थ्योरम में जिससे डिवाइड करना था, जिसको फैक्टर प्रूफ करना था, उसको हमने 0 ले लिया था। सबसे पहला स्टेप उसको 0 लेना है। 0 लेने के बाद उसमें से हमको x की वैल्यू मिलेगी। क्या मिली हमको? x की वैल्यू। x की वैल्यू मिलने के बाद हम जो भी पॉलिनोमियल होंगे बाकी के, उसमें नहीं पुट करना है, उसमें पुट नहीं करना है, बाकी के पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। क्या बात समझ में आई? इन दोनों में हम पुट कर देंगे और हमें चेक करेंगे, अगर 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका एडवांस क्वेश्चन कैसे आता है आपको, मतलब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट करो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर -8 था, हमने उसको प्लस ले लिया था, तो ये -8 है, तो इसको हम माइनस से सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये स्टेप में हमने गलत कर दिया कि देखो ये -8 था, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -8 और -10 क्या हो जाएगा? -18, ये हो जाएगा -18, और ये +12 है और ये +6 है, तो ये हो जाएगा +18। क्लियर? वहाँ पे मैंने गलती से ये -8 छोटा सा लिख दिया था तो दिख रहा नहीं था, इसलिए प्लस ले लिया था, बट ये -8 है, -10 -18 हो जाएगा, +18 -18 + 18 देखो क्या हो जाएगा? -2 + 2 0 होता है, वैसे ही -18 + 18 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, इट इज़ इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो P ऑफ -2 0 हो गया, तो क्या हो गया? Q ऑफ x इज अ फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज द फैक्टर, क्योंकि जब भी P ऑफ A वैल्यू 0 आती है, देखो P ऑफ A वैल्यू अगर 0 होगी, P ऑफ A वैल्यू अगर 0 होगी तो x - a इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। समझ में आ गया? तो इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ये 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमारा P ऑफ x 0 आएगा। क्लियर है? तो ये चेंज कर लेंगे आप, यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया था बच्चों, तो इतना आप समझ सकते हो कि वो गलती से प्लस छोटा था इसलिए वो हो गया था। ठीक है, तो इसको बराबर नोट कर लो। चलो, तो हमको फैक्टर थ्योरम समझ गया है बच्चों। अब हम उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 12 NCERT का। इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, जैसे Q ऑफ x एंड P ऑफ x, और उसमें बोला है
फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है जिसमें q ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या बोला गया है कि q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। अब देखो बच्चों, जब q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होता है तब जो भी वैल्यू हमें q ऑफ x से मिलती है वो वैल्यू p ऑफ x पे पुट करने के बाद 0 आंसर आता है या नहीं आता, 0 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन में फिर से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मतलब q ऑफ x को 0 ले लेंगे पहले। लेट q ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ -1 है, LHS में RHS में जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, +1। ठीक है, देखो जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी में अपन क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को 0 लेते हैं। हमारा जो छोटा पॉलिनोमियल होता है उसको हम 0 लेते हैं। अब सिंपल तरीके से बताने के लिए छोटे पॉलिनोमियल को 0 लेते हैं, उससे हम x की वैल्यू निकालते हैं और फिर बड़े पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वैल्यू पुट करके चेक किया था कि 0 है या नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन में ही बोला है कि p ऑफ x q ऑफ x का फैक्टर है, सॉरी q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। लिख लेता हूं मैं, एज q ऑफ x is the factor of p of x, therefore p of 1 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, p of 1 0 आना चाहिए, जैसे कि हमने बोला था। तो p of 1 0 आएगा तो p of 1 की पूरी वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर p of 1 का मतलब क्या होगा कि सारे इसमें टर्म में x की जगह पर क्या पुट करूंगा बच्चों, मैं 1 पुट करूंगा। तो देखो 4 1 का पावर 3 प्लस 3 1 का पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k की कोई वैल्यू नहीं है। देखो k x नहीं है बच्चों, कि x है क्या, k की वैल्यू हमें निकालनी है इस इक्वेशन से। इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, 8th में ही आपने किया था। देखो 4 इंटू 1 क्यूब 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस है प्लस है, कट जाएगा, ये बचा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पर प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा -3। तो k इज इक्वल्स टू -3 आएगा हमारा आंसर। ये हुआ बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको फैक्टर थ्योरम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला उसे हम बहुत कम टाइम पूछा जाता है। ये क्वेश्चन या इसके पहले मैंने एग्जाम्पल 11 सॉल्व किया, यही 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन एग्जाम्पल 11 वो तो रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही था, रिमाइंडर थ्योरम में भी वही किया था आपने। बस ये क्वेश्चन देखो स्पेशल फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है कि आपको फैक्टर दिया हुआ है और आपने p ऑफ a की वैल्यू 0 लेकर सॉल्व किया और इक्वेशन से किसी अनदर वेरिएबल की वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ पर हमने k की वैल्यू निकाली। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर नहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताओ मुझे कि सर ये नहीं समझा है। ठीक है, समझ तो गया ही होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है पॉलिनोमियल चैप्टर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा डेंजरस है। डेंजरस क्यों कहा मैंने, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कुछ डेंजरस ऐसे वाली बात नहीं है। तो 6x² + 17x + 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज का मतलब फैक्टर्स निकालने। जैसे 15 के फैक्टर 3 और 5, 15 के फैक्टर 3 और 5 ऐसे निकाल दे, वैसे इसके फैक्टर निकालेंगे। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है, तो दूसरा हमें इसमें से जनरेट करना है, पॉलिनोमियल हमें खुद बनाना है। इसमें कैसे बनाते हैं हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है बच्चों, हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यूज करके हमें इसमें इसमें हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि ये 0 बन जाए। नई बात समझ में आ रही, तो इसमें ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये 0 बन जाए, वो उसे हम फैक्टर थ्योरम कहेंगे। लेकिन मैं पहले सिंपल वाली मेथड कर लेते हैं। 2 मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने की। पहली मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा फैक्टर थ्योरम से। तो मेरे ख्याल से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक इजी मेथड है, तो मैं पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही बताता हूँ। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को। बाय क्या मेथड कहा मैंने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कि जो बीच की टर्म है उसको मैं स्प्लिट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, बीच की टर्म को स्प्लिट करने वाला हूँ। ये शायद आपने 8th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। 8th में बस स्प्लिटिंग नहीं करते थे, पहले से स्प्लिट होता था, आप उसको कॉमन निकालते थे। अगर मैं स्प्लिटिंग सिखा दूंगा तो आगे का स्टेप आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों, 8th में ही आपने सिखाया। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे 15 को मैं डिवाइड 2 पार्ट में करता हूँ, 3 5 3 और 5, तो वैसे ही 17 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, 17 को 2 पार्ट में, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि जो मिडिल टर्म है 17 उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों? डिवाइड ऐसे करेंगे कि जो फर्स्ट, देखो ये हमारी इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है, तो उसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आए, जैसे 6 है और 5 है, तो 6 5 का कितना हो जाएगा? 30। बात समझ में आए? 6 5 30। तो हमें 17 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? देखो एक पॉइंट समझो कि मैं 17 को ऐसे ए और बी में स्प्लिट करूंगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 आएगा और इन दोनों का प्लस 17 आएगा, मतलब a प्लस बी करूंगा तो 17 आएगा और a इंटू बी करूंगा तो 30 आएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, हमें स्प्लिट किसको करना है? मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सा है? 17। तो 17 को कैसे स्प्लिट करना है? अब अपने मन से तो नहीं कर सकता, 10 प्लस 7 कुछ नहीं आएगा, आंसर नहीं मिलेगा। कैसे करेंगे? एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है? देखो बच्चों कि हमारा जो पहला टर्म है, पहला टर्म और लास्ट टर्म, इसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे, जैसे 6 है और 5, इसका कोएफिशिएंट, पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? 6। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, कोएफिशिएंट क्या है? 6 है। और सेकेंड टर्म का क्या है? 5। 6 एंड 5 क्लियर है? तो 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 हो गया 30। 30 को हम स्प्लिट, मतलब स्प्लिट हमें 17 को करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों का प्लस 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 30 आना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मल्टीप्लाई 30 आए और स्प्लिट 17 आए? तो 30 का देखो कैसे करेंगे हम, 30 को फैक्टराइज करेंगे। 2 ज़ा 15 होता है, 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 1। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर दो टर्म मिल रहे हैं आपको। दो टर्म कैसे मिल रहे हैं? 2, 3 और 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2, 3 और 5। तो देखो अगर मैं 3 और 5 को साथ में ले लेता हूँ, 3 और 5 को मैं साथ में ले लेता हूँ, तो क्या मैं 30 को, मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। और देखो 15 प्लस 2 क्या होता है? 17। आ गया हमारा, हमें जो करना था, मतलब हमें करना था मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट कि उसका एडिशन, वो दोनों नंबर का एडिशन 17 आना चाहिए और वो दोनों का नंबर का प्रोडक्ट 30 आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, थोड़ा सा। कैसे स्टेप करेंगे? सबसे पहले आप किसको पकड़ोगे? नाम क्या है मेथड का? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो पहले मिडल टर्म को पकड़ो, 17 17 खतरा, यहाँ तो 17 खतरा है, थोड़ा टेंशन, तो 17 पकड़ लिए। दूसरा क्या करना है? सेकेंड स्टेप कि पहला नंबर का कोएफिशिएंट, पहले टर्म का कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ 6 है, कभी कभी यहाँ कुछ नहीं होता, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, कुछ नहीं होता है मतलब 1। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ 6 5 30 कर दिया, एंड जो टर्म आएगा उसका फैक्टराइजेशन कर देना। उसके फैक्टराइजेशन में आपको नंबर मिल जाएंगे, राज उसके फैक्टर में छुपे है, तो इसके फैक्टर मिल जाएंगे 50। ये था देखो 3 5 ज़ा 15 इंटू 2। अगर मैं 6 5 से लेता तो मेरा ज़िंदगी में कभी 17 नहीं आता। क्या 6 प्लस 5 17 हो सकता था? नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने फैक्टराइज किया और 15 इंटू 2 30 आ गया, प्लस 15 प्लस 2 17 आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप लिखना कैसे है? अब ये तो पता चल गया हमको स्टेप कैसे करना है। ये चीज़ मेरे को रफ में करना है। देखो ये चीज़ें जो रफ की है, कहाँ की है? रफ में हम करते हैं। जस्ट लिखते वक्त आप क्या लिखोगे कि 17 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इस तरीके से, 15 एंड 2 15 2। अब यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, माइनस में और गड़बड़ होती है, जब बीच में माइनस हो या साइड में माइनस हो तब बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल प्लस है तो प्लस पे फोकस करते हैं, ये तो समझ गया हमको। इसके बाद इस टर्म को लिखना कैसे है? सिर्फ हम स्प्लिट मिडिल टर्म को कर रहे हैं तो बाकी वैसा लिखो, पहला टर्म तो वैसा ही रहेगा, पहला टर्म 6x² है तो 6x² ही रहेगा, ये बात समझ में आ गई। बीच वाले टर्म को मैं इसमें स्प्लिट कर रहा हूँ 15 और 2 में, तो प्लस है, तो यहाँ पर 17x है तो मैं लिखूंगा 15x प्लस 2x। क्या बात समझ में आ रही है? 17x था तो 15x प्लस 2x प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक के? अब देखो इसके आगे आपने 8th में ही सीखा था कि जब 4 टर्म होते हैं तो दो टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 6x² और 15x, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है? देखो 6 3 के टेबल में आता है, 15 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 कॉमन निकलता है इनमें से। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, मतलब एक x कॉमन निकल सकता है, तो एक x में कॉमन निकलता हूँ। अब देखो 3 को अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे बचा 2, बचा क्या? 2, और फिर एक x बचा है तो एक x भी बच जाएगा, बीच में प्लस साइन है, प्लस। अब देखो 3 बाहर निकला है, 15 में से 3 बाहर निकल गया तो 3 5 ज़ा 15 होता है, बचेगा यहाँ पर 5,
हो गया 2x प्लस 5। क्लियर है, बात क्लियर। अब देखो सामने 2x 5 तो ऐसा का वैसा दिख रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता बच्चों, 2 भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, कुछ नहीं कॉमन निकलता मतलब वहाँ से 1 कॉमन निकलता है। याद रखना, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता वहाँ से 1 कॉमन निकलता है। ये हो जाएगा 2x प्लस 5। अब देखो ये जब पूरा टर्म देखते हो आप, ये आपने 8 में किया था कि ये पूरा का पूरा सेम है, देखो ये दोनों सेम है तो उसको पूरा कॉमन निकाल लेते हैं हम और इसको लिखते हैं 2x प्लस 5। ये पहला ब्रैकेट हो गया, देखो इसको मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, और बचा क्या यहाँ पर, बचा क्या इसमें, ये बाहर निकल गया तो ये बचा ना 3x, और यहाँ बचा प्लस 1। क्या बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल तरीके से हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, डर रहे हो बच्चे। सबसे पहला स्टेप्स याद रखो कि मिडिल टर्म को पकड़ा है, उसको तोड़ा है। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ देना, तोड़ के उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, मार के उसको। क्या किससे क्या रहता है आपके पास में, किससे काटते, किससे? पबजी में कुछ काटने का औजार होता है क्या? नहीं होता कुछ काटने का औजार। पैन से मार सकते, पैन से टूटेगा नहीं। ओके, तो तोड़ दिया हमने, पैन से तोड़ दिया, चलो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड फिर इसके बाद का आगे का स्टेप तो आपको आता ही है। एक बार टूट गया ये, अगर डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, उसके आगे तो बहुत ही सिंपल है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, बड़ा सिंपल है। बट अगर मैं इसको फैक्टर थ्योरम से करने जाऊँ, फैक्टर थ्योरम वहाँ पे आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। फैक्टर थ्योरम से करने का ट्राई करते हैं इसको, बाय फैक्टर थ्योरम। अब देखो बच्चों, जैसे आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में एक एक वैल्यू पुट की थी, इसमें पॉलिनोमियल होता था, उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलने के लिए आप क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू 1, अलग अलग वैल्यू x की पुट करते थे और फिर देखते थे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपको सबसे पहले ऐसा चेक करना है, इसमें नहीं समझ में आया तो उससे पहले बाय फैक्टर मेथड जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इस इक्वेशन में x स्क्वायर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब x के सामने कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मैं 6 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगी वो, 6 से डिवाइड करता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ऐसा इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा कि पूरे इक्वेशन को मैं 6 से डिवाइड करूँगा, पूरे एक्सप्रेशन को। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बाय 6। चलो ऐसे लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी? सही है। अब देखो ये सबको मिल जाएगा, इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 17x बाई 6 प्लस 5। अब देखो ये आ गया हमारे पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब इसमें हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा आंसर 0 है। अब सोचो कौन सी वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आएगा। परेशानी वाली बात ऐसे है कि इसको पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये 0 बन जाए, है ना? तो अलग अलग वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी। सपोज मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा टर्म, पहला टर्म 0, ये दूसरा टर्म भी 0, ये तो 5 बचेगा, तो 0 हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा है 0। 1 पुट किया तो 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 17/6 प्लस 5, पूरे के पूरे प्लस में आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करे कि हमारा आंसर 0 आए? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे कवर नहीं होगा, ठीक है? तो एक मैं 0 पुट करके दिखाता हूँ कि चलो मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, ये हमारा p ऑफ x है और मैंने इसको p ऑफ 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 5, तो 5 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 17 इंटू 1/6 प्लस 5 हो जाएगा। पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6 ले लिया, 6 प्लस 17 प्लस 30/6, इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, मतलब 0 तो नहीं आने वाली, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर कितना आता है। इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, मतलब ये भी हमारा फैक्टर नहीं हुआ, तो इसको हमें सॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो सॉल्व करते रहेंगे हम, पर पहले आप इसको नोट कर लो, मतलब जितना हुआ, मतलब एटलीस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखो, ये लिख लो, ये लिख लो, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद मैं मिटा के फिर बताता हूँ आगे कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, तो हमने एग्जाम्पल 13 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया। बहुत सिंपल है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन हमें अभी इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम कैसा है, इट इज लाइक सेम एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या करते थे कि x की अलग अलग वैल्यू पुट करते थे और चेक करते थे कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं, और जिसमें 0 आ गया वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता था। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से ही हमको फैक्टर मिलते थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहला मैं नाम दे देता हूँ p ऑफ x।
चलो P ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये बात क्लियर है। तो पॉलिनोमियल ही है सर, ये तो क्वेश्चन में दिया है तो क्लियर ही होने वाला है, कोई नई बात तो नहीं है सर, कुछ नया बताओ हमको। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू को पुट करेंगे हम। चलो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, लेट पुट द वैल्यू x, लेट पुट x इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर P ऑफ 0 हो जाएगा वो, जब हम वैल्यू पुट करते तो ये हो जाता है P ऑफ 0, 6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 प्लस 5, तो ये 0 हो गया, लेकिन 5 तो इसका आंसर तो 5 है, तो ये 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। चलो 1 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 6 1 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा प्लस 17 प्लस 5, तो देखो ये भी कुछ प्लस में आने वाला है, 23 प्लस 5 28। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर पुट करते जाएंगे, आंसर जहाँ पे 0 आएगा वो हमारा आंसर है। बट आप बोलोगे सर अब इसका आंसर कैसे निकाले, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो बच्चों ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस से इसका आंसर आपका निकल सकता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि देखो ये पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसका पावर बढ़ गया 2 से 3 हो गया तब वहाँ पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं यूज कर सकते बच्चों। आपको फैक्टर थ्योरम से पहले एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, वो एक फैक्टर निकालने के बाद आपको इस क्यूब वाली इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, देन आपको स्क्वायर वाली इक्वेशन मिलेगी, फिर आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे। तो अगर पावर 2 से ज़्यादा है तब आपको फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है, समझ गए बात को, तो इसलिए इस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, कि हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, यहाँ पर हमारा आंसर आया था, हमारा आंसर क्या आया था बच्चों, हमारा आंसर आया था आई थिंक 3x प्लस 1 आया था कि -1 आया था, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 आया था कि -1 आया था, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक को मैं अपनी इक्वेशन मान लेता हूँ, 3x प्लस 1 आया था पक्का, ठीक है, 3x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, इसको मैं ले लूँगा 0, क्या करेंगे जो हमारे फैक्टर्स आए थे, फैक्टर्स को मैं पहले 3x प्लस 1 को मैं 0 ले लूँगा, तो देखो इससे मेरी x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, क्या बात समझ में आ रही है, और मैं इस सेकेंड वाले टर्म को 0 ले लूँगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इससे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू जाएगी -5/2, ये आपको आता है कि 5 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा। अब ये वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें, ये हमारा स्प्लिटिंग, ये लिखना नहीं है, हाँ ये आंसर में नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आया था, ये हम रफ में कर रहे हैं, इसको मैं इसमें पुट करके देखता हूँ। चलो पुट x इज इक्वल टू -1/3, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये जगह P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 6 इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1/3 प्लस 5। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी? क्या किया मैंने, सिर्फ x की जगह 1/3 पुट किया, -1/3, ये हो जाएगा 6 इंटू -1/3 मतलब 6 इंटू 1/9 पक्का, ये हो गया पहला टर्म, प्लस ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 17/3, हो जाएगा +5, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा हो जाएगा 3 सॉरी ये होगा 2, इसका आंसर आएगा 2/3 -17/3 +5। अब देखो ये दोनों तो 3 3 है, बेचारा इसके पास ही 3 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 लगाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो कैसे हो जाएगा ये 2/3 -17/3 प्लस 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको ये आता है एडिशन ऑफ, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए, ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, तो हो जाएगा नीचे के अब सारे डिनोमिनेटर 3 हो गए, ऊपर आएगा 2 - 15 प्लस 3 5 15, सॉरी ये 17 है, 5 3 15। अब देखो 15 + 2 17 हो जाएगा, 15 + 2 17, 17 - 17 डिवाइड बाई 3 आ गया 0। इसका मतलब P ऑफ -3 P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0 है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम फैक्टर थ्योरम से इसमें क्या लिखेंगे, उसमें क्या बोला था, इफ P ऑफ A इज द फैक्टर देन if P of A is equals to 0, P of A is equals to 0 then x minus A is factor। देखो ऐसा बोला था, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है,
P ऑफ -1/3 जो साइन यहाँ पे रहेगा उसका साइन, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा P ऑफ, तो P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? a था तो a का x माइनस a हुआ, यहाँ पे -1/3 है तो x प्लस 1/3, जो साइन रहेगी उसका उल्टा। क्लियर है? तो ये एक फैक्टर मिला हमको। वैसे ही अगर आप ये -5/2 पुट करोगे तो -5/2 में भी 0 आएगा, वो आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, -5/2 वाला आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, आएगा आपको। ऐसे ही -1/3 की जगह -5/2 पुट करना है, आएगा या नहीं आएगा? चलो तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मुझे पता है कि P ऑफ -5/2 0 आने वाला है, देयरफॉर क्या फैक्टर आएगा, x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर। और हम फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं, जैसे 15 का फैक्टर 3 × 5 लिखते हैं, तो ये दोनों फैक्टर है, ये और ये फैक्टर है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5/2। क्या बात समझी? क्या बात समझ में आ रही है? पूरा क्लियर हो रहा है? इस तरीके से इक्वेशन आ रही है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा फैक्टर थ्योरम खत्म, मतलब होता है बेसिक। क्यूब के भी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन क्यूब के क्वेश्चन समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे हायर लेवल का है। तो देखो, हमने नॉर्मल स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखा, पहले फैक्टर थ्योरम से हमने किस तरीके से फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना देखा। अगर रिमाइंडर अगर वो 0 आ गया पुटिंग पे तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सेकेंड क्वेश्चन, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, P ऑफ a 0 ले लेंगे हम डायरेक्टली और k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बच्चों हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया एक, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में स्प्लिटिंग, ये स्क्वायर वाला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, सिर्फ लास्ट एक फिफ्थ क्वेश्चन आप रख देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने नहीं समझा है। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अगर कोई नहीं आता, डाउट होती है, परेशानी होती है, कमेंट में बताओ कि सर ये नहीं आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गया होगा ये सब पॉइंट, ये हम और देखने वाले हैं, डोंट वरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब नंबर इसके डिफिकल्ट थे, इजी अभी आप जो देखोगे फैक्टर थ्योरम वाले वो थोड़े इजी भी आएंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभिषेक सर हैं यहाँ पर। तो ठीक है, हम ये इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों। पर जाने से पहले आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर।